When I was young, there used to be a song. वो सॉन्ग होता था पेप्सी का एड. Are you ready for the magic? Shahrukh Khan, Juhi Chawla, and a young Shahid Kapoor danced on top of a truck or something. So, are you ready for the magic of circulatory system? जिसको कि हम I think we will do it in 3 parts at least because काफी बड़ा चैप्टर है और काफी कुछ याद रखने को है, right? तो समझाने की कोशिश ऐसी होगी कि समझने के साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाए. आपकी रिवीजन भी हो जाए बिकॉज जितनी बारी आप इन टर्म्स को सुनेंगे, इन टर्म्स को समझेंगे, उतना आसान होगा आपके लिए इन टर्म्स को याद रखना, रिटेन करना और एग्जामिनेशन में उसको लिखना. ओके, तो कोशिश यही रहेगी यहां पर एसडब्ल्यूएस पर सर्कुलेटरी सिस्टम वीडियो नंबर 1 बायोलॉजी विद एसडब्ल्यूएस. हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कि पहले वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स की, और बॉडी फ्लूइड्स में खास क्या है? खून. ओके, तो खून की बात करेंगे, यहां पर काफी खूनी बातें होंगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, यहां पर एसडब्ल्यूएस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी बात होगी, नो बकवास. ओके, why you need the circulating fluids? पहली बात होती है कि ओके, why do we need circulating fluids? ओके, इसकी जरूरत क्या है? तो बेसिस समझ लो, बेसिस समझ जाओगे तो उसके बाद बाकी की जो बातें हैं, स्पेसिफिक्स हैं, उसको समझना ज्यादा आसान होगा. मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई को कभी भी पढ़ाई समझ के, चैप्टर समझ के मत पढ़ो. ऑलवेज अंडरस्टैंड इट लाइक ए स्टोरी. कहानी की तरह समझो कि ओ ऐसा होता है, इसकी वजह से ये ऐसा किया, इसकी वजह से इसने ऐसा किया. देन इफ यू मेक ईच वन ऑफ दीज टर्म्स इनटू कैरेक्टर्स, आपको समझने में भी मजा आएगा, आसानी भी होगी. सो पहली बात ये, जो हम खाना खाते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो एंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसका कि पूरा 3 वीडियोस में हमने पूरी तरह से समझाया है, जो हार्मोन्स हैं सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अगेन द चैप्टर हैज बीन डन इन एन एक्सीलेंट वे हियर ऑन एसडब्ल्यूएस. ये सारे जो सिक्रीशंस हैं, ये जो सारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो चाहिए. आपको घर से स्कूल जाने के लिए, स्कूल से घर आने के लिए, स्कूल से मार्केट, घर से मार्केट जाने के लिए हर समय पर किसी ना किसी तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है. तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हैं, these are the transport system. They are the highways to facilitate the transport from one part to another. और ये highways कौन से हैं? There are 2 kinds of highways. National highways हैं blood and state highways are lymph. State highways कम नहीं है. In terms of importance, they are lesser than blood because blood is where the maximum activity takes place. So, they are all these things which are secreted need to be transported from one part of body to another, और इसीलिए हमको सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स की जरूरत पड़ती है. समझ में आ गया? बेसिक समझ में आ गया कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं. ओके, ऐसा ना हो अरे मेरे को तो डॉक्टर नहीं बनना, मेरे को ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये बेटा तुम्हारे शरीर के बारे में है, ये तुम्हारी बॉडी के बारे में है. ये हम किसी इंसेक्ट के बॉडी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारी बॉडी के बारे में है. तो तुम्हारी बॉडी में क्या क्या होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है, ये सब जानना, कैसे होता है, ये सब जानना जरूरी है. ओके, तो हम सब छोटे छोटे डॉक्टर बन जाएंगे इस चैप्टर के बाद. सो कौन से फ्लूइड्स है हमारी बॉडी में? पहला ब्लड, जैसे मैंने कहा, विच इज कंटेन्ड इन हार्ट. दिल धड़कता है, मेरा दिल उसके लिए धड़कता है. बोलने का मतलब यह है कि वो बोलने में अच्छा लगता है, बट बेसिकली हम खून की बात कर रहे हैं. कंटेन्ड इन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जितने भी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में से जा रहे हैं, विच आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. दीज आर द मेन 3 ब्लड वेसल्स which flow through the human body. Okay, याद रहेगा A, B, C, ये याद रखना. ये B के बजाय यहाँ पे V है. Okay, arteries, veins, capillaries, the 3 kinds of blood vessels. Okay, पढ़ते पढ़ते रिवाइज करते रहो, आंखें बंद करो, याद रखो, रिटेन होता रहेगा. यहां पर कोशिश यही रहेगी, no time wastage at all. Second one is the tissue fluid. Tissue fluid which is occupying the space between the cells in the organs. अभी जितने भी हमारे शरीर के अंदर जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसके सेल्स के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस कौन फिल करता है? वो खाली तो नहीं रहेगा ना, खाली हवा तो नहीं रहेगी, राइट? ये गुब्बारा थोड़ी है. तो उसके अंदर यू विल हैव दिस काइंड ऑफ
tissue fluids, which is the other fluid which is in the body. बेसिकली ट्राइंग टू से कि हमारे इसमें जितना भी जो कौन सा लिक्विड फॉर्म या सेमी लिक्विड फॉर्म में जो भी है उसके बारे में बात हो रही है. तीसरा है lymph, which is contained within the lymph vessels and lymphatic organs. ये lymphatic organs कौन से हैं? जैसे spleen हुआ, यहां पर आता है, tonsils हुआ, ये सारे lymphatic organs है. तो वहां पर जो lymph होगा, that is the third kind of fluid, body fluid, which is present in the human body. Okay, so blood, tissue fluids, lymph. Okay, ये तीन याद रखना. Okay, let's go. यहां तक समझ में आ गया? तो समझ में आ गया लिखो. Now let's look at this particular diagram which shows the lungs, the फेफड़े, दिल, heart. So the only, just remember as far as this diagram is concerned, which is from your textbook, Selina, the only aspect that you need to specifically remember that the only artery the artery is the one which carries deoxygenated blood, that is without oxygen, from the heart to the lungs. Similarly, the vein carries the oxygenated blood with oxygen from the lungs to the heart. Okay, so this is one aspect that you need to remember. But let's understand the moti baat, because abhi focus mera hai moti baat par. The blood in our body circulates in a closed manner. The whole idea here is to show the closed circulatory system in a closed manner through blood vessels. Okay, it's like a closed user group. Just there are certain groups which are closed user groups. No, there are some which are open where anyone can join, like WhatsApp groups or any groups on Facebook, etc. Such type of blood circulation is called the closed vascular system. However, this happens as far as humans is concerned. In insects, what happens is that the blood flows open spaces. So what happens is that open blood circulatory system, it is called. इंसेक्ट्स में ओपन रहता है, ह्यूमन बींग्स में क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम रहता है. एंड देयर ब्लड इन इंसेक्ट्स, आप पूछेंगे कीड़े मकोड़ों में ब्लड फिर कैसा, अगर ब्लड वेसल्स होंगे तो नहीं होंगे तो कैसा होगा? सो देयर ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू स्पेसेस विदाउट एनी वेसल्स. वेसल्स नहीं होंगे, सीधा इट विल मूव फ्रॉम देयर हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. दैट्स हार्ट, बॉडी टिश्यूज. That's what happens in the case of insects. So that's the difference between human beings, most mammals, and the insect kingdom. So this is one differentiation you need to bear in mind. Now, जो हमने शुरू में एक और बात बताई, ये तो हो गया ब्लड के बारे में. अभी आते हैं लिम्फ के बारे में. मैं बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे. अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी पिक्चर बाकी है. What is lymph? ये lymph भला क्या होता है? Lymph is a colorless fluid that contains white blood cells. और WBCs के बारे में बड़ा सा चंक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, so WBCs lymph में रहते हैं, right? They're also in blood, but they're mainly in lymph also, which is a colorless fluid. Non-circulating fluids. Now, अभी तो हमने circulating fluids की बात की. There are some non-circulating fluids also. ऐसा नहीं है कि हर fluid जो हमारी बॉडी में है वो ऊपर नीचे घूमता रहता है. ऐसा नहीं है. It's not a vagabond कि हर जगह इधर उधर घूमता रहेगा. There are some fluids which are non-circulating in nature. ये कौन से हैं? तो non-circulating fluids include vitreous humor, which is in the eye. आंख के अंदर vitreous humor करके है, which is a non-circulating fluid जो कि move नहीं करता है. अगर आंखों में से इधर उधर चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Okay. And there is called synovial fluid, which is in the cavities of the skeletal joint. जितने भी हमारे हड्डियों के बीच में skeletal joints हैं, उसके बीच में. Why? For lubrication. You need it for lubrication, all these kind of fluids. नहीं तो अगर कोई दो हड्डियों के बीच में कुछ lubrication नहीं होगा, so the whole thing can become very brittle and can lead to breakage. Okay, so that's why you need these fluids are extremely important. Now, blood vascular system के डिटेल्स में चलते हैं. ओके, लेट्स नाउ गेट इनटू द बिग बॉस हाउस. द बिग बॉस विच इज द ब्लड. द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में पहला है ब्लड, विच इज द सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जिसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. दीज थ्री आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड. ओके, you see the arteries and then you have the blood vessels, the connecting tubes, which are the arteries, veins and capillaries. Arteries, veins and capillaries moving in the entire body from the foot to the lungs. Okay, and then the heart is the big boss. The heart is like the prime minister of the human body.
any body for that matter. It is a central pumping organ because वो दिल धड़कता रहता है, and that's how the blood gets pumped in and out of the heart. It goes to the lungs and to different body parts. Okay, so heart is very important, which is why only when the heart stops, the man or the woman is dead. Okay, so the heart is at the heart of the life of a person, right? So the heart is the central pumping organ, and there are all these different kind of ministries, the ministry of blood, the ministry of blood vessels, everything. ओके, सो मैं इसको एक तरह से सिविक्स के साथ रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आसानी हो। सिविक्स के साथ भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच इज पार्ट ऑफ योर जियोग्राफी सिलेबस। तो अगर आप इसको इस तरह से समझेंगे तो आसानी होगी। यस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो लाइक द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अलग है। You see, there are different parts. There is the blood system, there is also the nerves. So human body in that sense is an extremely complex kind of a body, which is why you have specialists to deal with different parts of the body. जो आंख का ऑपरेशन करता है उसको आप बोलेंगे कि डॉक्टर पढ़े हो ना, दिल का ऑपरेशन भी कर दो, नहीं हो सकता। He will not, he or she will not be able to do that. Someone who deals with orthopedic cannot deal with the gynecology. So every part is a specialized part. It's a complex kind of a study. Now, blood के बारे में now let's get into details. एक मिनट रुक जाओ। Oof. With the lights here, it starts getting very hot. Okay, so the blood जो आप देख रहे हैं, this is inside one of the blood vessels. You see the way it goes, the RBCs, etc., which can be seen in extreme close-up motion. Now, the blood is always in motion. Blood कभी भी रुकता नहीं है. Blood is always, even as I am talking now, even as you are listening and breathing, the blood within your body, my body, is always in motion. It moves from heart to arteries and back to heart through the veins. Okay, so that's how the movement continuously takes place. Movement होता रहता है, कभी भी रुक जाना नहीं, यूं कभी हार के कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के। So रुक जाना नहीं, that is the motto of blood. खून कभी रुकता नहीं है। Okay, sounds like a corny dialogue from a movie. It is a thick fluid. जब blood आता है, which obviously all of us have seen our own blood, right? जब blood बाहर आता है, you will see that it is not like one पानी पानी, it's not like नींबू पानी, right? अगर नींबू पानी है तो problem है। तो नींबू पानी नहीं है, it's a thick kind of fluid. It is bright red. अगर आपकी आर्टरी कटी है, अगर आपकी आर्टरी कटी है तो आपका खून ब्राइट रेड होगा। लेकिन अगर आपके वेन्स में से खून निकल रहा है, so that will be more dark red in color. Okay, now what they do is that for diagram purposes, because red, light red और dark red में कभी कभी अंतर शायद ठीक से पता ना चले, तो इसलिए डायग्राम पर्पसेस के लिए वेन्स के खून को ब्लू में करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेन्स में खून ब्लू कलर का होता है, ऐसी गलतफहमी में मत रहिए। प्लीज डोंट गेट दैट कंफ्यूजन। So veins blood is dark red in color. The blood in the arteries is bright red in color. Okay, so that's the difference. Now, an average adult human male contains 4.5 to 6 liters of blood by volume in his body. Okay, that's the general thing in a human body. The taste is saltish. कभी खून निकल गया, कभी नेल कटर से गया, खून निकल गया, you keep kind of उसको चूसते रहते हैं उंगली को जब तक खून निकलना बंद नहीं करता है। How is the taste? Have you ever thought of what is the kind of taste of the blood? It's slightly saltish, not like ऐसा नहीं है कि पूरा टाटा नमक डाल दिया। No, इतना नमकीन भी नहीं है, नींबू पानी नहीं है आपका खून, तो but it's slightly saltish. It is slightly alkaline with pH of 7.3 to 7.5. जब आप टेस्ट के लिए किसी लेबोरेटरी में जाके देते हैं तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब में the blood is taken and then they send it for tests to the lab, right? I use a lot of photographs because one, of course, I am an audiovisual person और फोटोग्राफ से मैं समझता हूं कि आपको रिलेट करने में ज्यादा आसानी भी होगी। Okay, now
अब ये ब्लड से ट्रांसपोर्ट होने के टाइम पे क्या क्या होता है, व्हाट ऑल हैपेंस व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग थ्रू ब्लड। सबसे पहली बात, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो खाना आपने खाया है फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, जो खाना अंदर गया है, छोले भटूरे खाए हैं, डोसा इडली खाया है, मसाला डोसा खाया है, या बिरयानी खाई है, कुछ भी खाया हो, the digested food का transportation from alimentary canal to the tissues. This includes therefore vitamins, it includes glucose, amino acids, mineral salts. When the food is broken down depending on what you have eaten. If you have eaten junk food तो उसमें ये सारे मटेरियल ज्यादा नहीं होंगे, बट इफ यू हैव ईटन हेल्दी फूड, इसीलिए मम्मी बोलती है हेल्दी फूड खाओ बेटा, ओके बेटा या बेटी। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल from tissues to the liver, because that's the area जहां पर excretion का पूरा काम काज देखा जाता है, that's the ministry of excretion, this was the ministry of digestion। इसको इस तरह से समझ लीजिए, आसानी होगी, okay। from tissues to liver, kidney, skin for elimination, skin से in terms of sweat, kidney in terms of the other excretory material, जो कि हमने पूरा excretory system के चैप्टर में समझाया है, okay। आगे क्या हुआ, then they also take care, now ये आ गया मिनिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने की मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, ये कामकाज भी ब्लड देखता है। देन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, उल्टा, ओके। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स डायरेक्टली सीक्रेट इनटू द ब्लड, उसका भी पूरा वाटरवेज जो है वो पूरे ब्लड से उसका कामकाज होता है। सो द ब्लड टेक्स केयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स व्हिच इज डन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आ गया समझ में। देन छठा, ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। नाउ ब्लड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज अदरवाइज योर बॉडी कैन गो कोल्ड, ओके, at a uniform constant level by distributing the heat. So the heat is there so that you are at a constant level, right? You're not kind of, becoming very hot or going completely cold, because that can be abnormal situations, right? So when you are running fever, etc., things go a little wrong. Either you go completely cold or your body is kind of almost burning, right? Then it protects by forming a clot. Now ये काफी important है. It protects, blood protects by forming a clot wherever there is a cut in the blood vessel, okay। जब आपका कट होता है, आप थोड़ी देर के लिए उस पे कोई दवाई लगाते हैं, all that, you see after 2, 3, 4 days वो क्लॉट बन जाता है। उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। क्लॉट कैसे बनता है ये भी मैं बताऊंगा। तो क्लॉट बन जाता है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड टू क्लॉट। क्यों क्लॉट होने की जरूरत क्या है? क्लॉट होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर क्लॉट नहीं होगा तो तुम्हारा खून तो बहता रहेगा। तुम्हारा खून जो ये अभी मैंने बताया, इतना सारा खून आपके बॉडी में है, आपके शरीर में है, वो पूरा खून बाहर निकल जाएगा तो फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा बंधु? तो क्लॉटिंग इज इंपॉर्टेंट। सी व्हाट आई एम आल्सो गोइंग टू डू, वन मोर थिंग व्हिच आई हैव नॉट टोल्ड यू। अभी आपके एग्जाम में काफी सारे क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, तो इस वीडियो में काफी सारे क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड किया है। जैसे मैंने कहा, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ओके। सो यू विल बी 2 स्टेप्स अहेड ऑफ योर क्लासमेट्स। अगर आपने ये वीडियो पूरा सुना है तो यू विल बी 2-3 steps ahead of your classmates, okay। So it protects by forming a clot wherever there is a cut in the blood vessel. The clot prevents further loss of blood and entry of disease causing germs, because वो clot हो जाता है तो फिर उसके बाद बैक्टीरिया या कोई वायरस उसमें एंट्री आपके घर में, आपके शरीर में नहीं मार सकता है। तो इट इज लाइक दरवाजा बंद कर दिया, गोदरेज का ताला डाल दिया। सो दैट इज द होल आइडिया। इनफैक्ट आई वुड टेल यू, हीमोफीलिया इज व्हेन ब्लड डज नॉट क्लॉट। One of my first stories which I did as a journalist was on hemophilia. मेरे को ज्यादा मालूम नहीं था, तो I gathered a lot of information, talked to a lot of doctors, experts about hemophilia कि what happens in cases जब blood clot नहीं होता है. So how do these hemophilic patients actually deal with that kind of situation? ये भी एक medical condition है और ये काफी serious condition है जब किसी के शरीर में ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है effectively, so they have to constantly take medicines. Now the white blood cells in blood help in fighting infections. WBCs का ये बड़ा अहम रोल है कि they help in fighting infections. कैसे होता है वो हम बताएंगे।
दे एनगल्फ द बैक्टीरिया विच एंटर द बॉडी। बैक्टीरिया आता है, चारों तरफ से हमने आपको घेर लिया है, हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप, you are under arrest. So that's what the WBCs do. So they are like your चौकीदार, they are like your policemen, they are like your security guards. WBCs का रोल बहुत ज्यादा, it becomes very important, which is why अगर आप अपने किसी भी मेडिकल रिपोर्ट लेबोरेटरी में जाके देखें तो उसमें आपका WBC का काउंट और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हमेशा लिखे होते हैं। RBCs के लिखे होते हैं, WBCs के भी लिखे होते हैं, बिकॉज WBC के काउंट से, लिसन टू दिस केयरफुली, WBC के काउंट से द डॉक्टर हु इज रीडिंग द रिपोर्ट कैन मेक आउट कि क्या आपके शरीर में किसी की तरह का इंफेक्शन है या नहीं। ओके, सो द WBC काउंट इज सम काइंड ऑफ अ बेंचमार्क। देन इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। ये सब चीजों के बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम टेकिंग यू स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। ओके, ये कहानी सुनते रहो, रिवाइज भी होता रहेगा। मैं काफी बार एक ही चीज को रिपीट भी करता हूं ताकि जितनी बारी सुनोगे उतना बेहतर याद रहेगा, रिटेंशन रहेगा। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़ लिया, अभी कॉम्पोजिशन, ये ब्लड में होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इट इज द फ्लूइड पार्ट विच इज फेंट येलो इन कलर, constitutes 55 to 60% of blood. It contains 90% तो इसमें पानी है, 90% water, 2% of salts and 8% of protein. ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, it could be 7% of protein and 2 to 3% of salt. Okay, 90 to 92% water, वो थोड़ा आगे पीछे 1-2% इधर उधर हो सकता है, but broadly this is the breakup. And urea. What it does, प्लाज्मा क्या करता है? It helps the transportation of gases. मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं जा रहा हूं, मैं धीरे जा रहा हूं। अगर ज्यादा जल्दी जा रहा हूं तो स्लो स्पीड पे सुनिए, ओके, बट अदरवाइज द नॉर्मल स्पीड शुड बी फाइन। डाइजेस्टेड फूड, जब आप रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को सुने तब इसको 1.25x या 1.5x स्पीड पे सुनिए, टाइम वेस्ट नहीं करने का। यहाँ पे फालतू की बातें नहीं होंगी, फालतू का इधर उधर की बातें नहीं होंगी जिस तरह से सम लाइव क्लासेस में होता है। डाइजेस्टेड फूड रेगुलेट्स बॉडी हीट एंड मेंटेन्स द पीएच ऑफ ब्लड। तो ये चार फंक्शंस हैं प्लाज्मा के, इसको प्लीज याद रखिए, अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। पॉज कीजिए वीडियो और इसको लिख लीजिए ताकि आपको रिवाइज करते वक्त अपने शॉर्ट नोट्स की जब आप मदद लें इजी रहे, आपको समझ में आ गया। ओके, ये था, ओके, ये कॉम्पोजिशन था, ये फंक्शन था प्लाज्मा का। दूसरा, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन फाइब्रोनोजिन। ये फाइब्रोनोजिन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन। अगर फाइब्रोनोजिन नहीं होगा प्लाज्मा में, उसको सीरम कहते हैं। एंड व्हेन इट इज प्रेजेंट, जब फाइब्रोनोजिन होगा उससे ब्लड क्लॉटिंग में मदद मिलती है। ब्लड क्लॉटिंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एंटायर ब्लड का चैप्टर, सो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, सो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तीसरा है सेलुलर एलिमेंट्स लाइक आरबीसीज जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBCs जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिसको कि थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये दूसरा नाम आपको याद रखना जरूरी है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs, ऑल्सो फ्रॉम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग वगैरह में ये आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो ये दूसरे नाम एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आपको याद रखना पड़ेगा। और ये ब्लड का 40 to 45% है, 40 से 45% खून का एरिया इज ऑफ द सेलुलर एलिमेंट्स, बाकी 55% इज ऑफ प्लाज्मा। सो दिस इज द ब्रेकअप। अगर इसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल के देखें तो ये तो हो गया, देखने में पूरा लाल दिखेगा, ब्राइट रेड और डार्क रेड डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स टेकन फ्रॉम द आर्टरीज और द वेन्स। बट अगर इसको और बारीकी से देखें, सो ये 55% विल बी प्लाज्मा एंड 45% विल बी द सेलुलर एलिमेंट्स। ओके, नाउ अभी इतना कुछ समझ में आ गया तो 2 मिनट को वीडियो को स्टॉप कर दो, पानी पी लो, बिकॉज अगर अब हम इस पे और डिटेल में आरबीसीज और WBCs और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। नाउ आरबीसीज जिसको कि एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसकी स्पेलिंग याद रखना। अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल मेडिकल टर्म्स, है ना, ये मेडिकल टर्म्स हैं, तो मेडिकल टर्म्स में आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें तो बेहतर होगा। ओके, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। दे आर दी ऑक्सीजन कैरियर्स, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन, तो काफी
अहम भूमिका निभाते हैं। दे कंटेन हीमोग्लोबिन, दे आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, कि आदमी और औरत के शरीर में सबसे एबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये सेल्स। There are 5 million RBCs per cubic millimeter of blood in adult human male and 4.5 million in female. ये दोनों 5 million और 4.5 million per cubic millimeter का फिगर भी याद रखिए। जैसे मैंने कहा MCQs शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ सकती है। दे आर, उनका शेप कैसा रहता है? दे आर माइन्यूट बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना फोटोग्राफ में, इस तरह का, और वो एक फ्रिस्बी नहीं बट उस तरह से है, गोल गोल रहता है। सो दे आर माइन्यूट बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फ्लैट इन द सेंटर एंड थिक एंड राउंडेड एट द पेरिफेरी। सो बाहर को इस तरह से गोल है, पेरिफेरी में वहां पर मोटाई है, और बीच में इट इज एब्सोल्युटली फ्लैट। सो दे आर द बाइकॉन्केव लाइक स्ट्रक्चर्स। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, they have small size which helps them to travel through fine capillaries. छोटे छोटे होते हैं तो निकल जाते हैं। ओके, they are flexible. Flexible क्यों है? क्योंकि उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ER करके याद रखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरबीसीस में नहीं रहता है, उनमें न्यूक्लियस भी नहीं रहता है, छोटे साइज के रहते हैं, तो कहीं से भी इधर उधर निकल सकते हैं। ओके, और उनका लाइफ स्पैन रहता है तकरीबन 120 दिन। 120 डेज इज द लाइफ स्पैन ऑफ ऑल दीज आरबीसीज विच आर द ऑक्सीजन कैरियर्स। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट्स में आप लिख भी लीजिए, शॉर्ट नोट्स, ये मैंने लिखा ही शॉर्ट नोट्स की तरह है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, बिकॉज ये सभी पॉइंट्स आपसे एमसीक्यूज में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ अभी हम चलते हैं थोड़े क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो मैंने क्वेश्चन आंसर में इसलिए लिखा है ताकि आपको आपको ट्रेनिंग मिल जाए कि अगर क्वेश्चन आए, इस तरह का क्वेश्चन आए, तो उसका आंसर किस तरह से लिखना है, कीवर्ड्स कौन से यूज करने हैं। नाउ अगर आरबीसी के काउंट में, जितने भी काउंट है, अगर 5 बिलियन से ज्यादा हो गए तो उस कंडीशन को पॉलीसिथीमिया कहते हैं। अगर कम हो जाए तो उसको एनीमिया कहते हैं। ओके, नाउ प्रश्न ये उठता है कि आरबीसीज के पास ना तो न्यूक्लियस है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद दे आर एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर्स, कि वो ऑक्सीजन को फिर भी कैरी कर पाते हैं। भला ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लॉस ऑफ न्यूक्लियस मेक्स द आरबीसीज बाइकॉन्केव। न्यूक्लियस नहीं रहता है तो वो बाइकॉन्केव बन जाता है, उसकी वजह से उनका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, और उससे दे कैन एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। कारण नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? माइटोकॉन्ड्रिया के ना होने से आरबीसीज कैन नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर देमसेल्व्स। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो अपने लिए यूज करता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के ना होने की वजह से वो अपने लिए यूज नहीं करते हैं, और पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर किया जाता है टिश्यूज को। ओके, ऐसा नहीं है कि आप किसी बंदे को बोल रहे हैं कि मेरा खाना दूसरे को जाके पहुंचा दो, उसको भूख लगी है तो वो खुद ही खाना खा लेगा। आरबीसीज को भूख नहीं लगती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, घर पे कोई खाने के लिए नहीं है, तो पूरा का पूरा खाना डिलीवर करता है टिश्यूज को। समझ में आया? ओके, अनकंज्यूम, ऑक्सीजन को वो कंज्यूम आरबीसीज नहीं करता है। तीसरा, लॉस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि देयर इज नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि कहीं पर भी घुस सकता है, कहीं से भी वो गुजर सकता है, उसमें उसको मदद मिलती है। सो दैट इज व्हाट मेक्स इट एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर्स। सो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ आर आरबीसीज एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर्स, आपको ये तीनों रीजंस देने हैं। अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तभी आपके एक मार्क करके 3 मार्क मिलेंगे, और ये सारे कीवर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट स्लाइड। नाउ अब चलते हैं, मुलाकात करते हैं हीमोग्लोबिन से। आरबीसीज हो गया, अब आरबीसीज के अंदर और ऑपरेशन करते हैं, और हम मुलाकात करते हैं इस बंधु से जिसका नाम है मिस्टर हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन को एचबी भी बोलते हैं ऑब्वियसली। ओके, दे आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसीज, कि आरबीसीज का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है।
This respiratory pigment is contained in a colorless spongy body called stroma in the RBCs. तो हीमोग्लोबिन कहां पर रहता है? उस पार्ट को स्ट्रोमा कहा जाता है और ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है. ओके, दिस इज हाउ द हीमोग्लोबिन लुक्स लाइक. It has an iron containing part which is called the hemin, iron hemin, protein which is called globin. It can combine easily with oxygen to form oxyhemoglobin. This breaks down in tissues to release oxygen. कि वो what it does is to combine with oxygen और वो oxyhemoglobin करता है, लेकिन जब वो टिश्यूज में जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है और वहां पर ऑक्सीजन को रिलीज करता है. Similarly, it also carries small quantity of carbon dioxide in the form of carboaminohemoglobin. Okay, so ये दोनों काम is done by hemoglobin. Now, where are the RBCs produced? Now, ये काफी बारी प्रश्न पूछा जाता है, ये बोर्ड एग्जाम का ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है. ओके, कि कहां पर प्रोड्यूस होता है? अलग अलग कैटेगरीज में देखते हैं. छोटे बच्चों में RBCs are produced in the bone marrow of all bones until they are 5 years of age. 5 साल की उम्र तक हर बोन के बोन मैरो में RBC प्रोड्यूस होता है बच्चों में. ओके, एडल्ट्स में यानी कि 5 साल के बाद RBCs are produced in the marrow of long bones which include the breastbone, the spine ribs and the ilium of the hip girdle. इन तीनों बोन्स में RBCs बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है. एम्ब्रियो में यानी कि पैदा होने से पहले they are produced in the liver and the spleen. Now, अब चलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की तरफ. व्हाइट ब्लड सेल्स विच आर द WBCs और इसको कहा क्या जाता है? ल्यूकोसाइट्स. कुछ किताबों में LEUKO भी स्पेलिंग यूज होता है, बट दैट्स ओके. जनरली दिस इज द बेटर वन, C being pronounced as K. ल्यूकोसाइट्स. ल्यूको का मतलब है व्हाइट. दे हैव ए न्यूक्लियस. RBC में क्या नहीं था? न्यूक्लियस नहीं था. WBC में न्यूक्लियस होता है. They do not contain hemoglobin. So ये दो अलग दो differences हैं between RBCs and WBCs. Their number is less. तीसरा difference, उसमें ज्यादा थे, इसमें काफी कम है. 4000 to 8000 per cubic millimeter. Short lived 12 to 14 days. वहां पर 120 दिन. तो 4 differences मैंने सीधे सीधे बता दिए. न्यूक्लियस नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लाइफ स्पैन कम होता है, नंबर भी कम होता है. तो अगर RBC और WBC में फर्क आए, 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाए, आधा मार्क टू ईच डिफरेंस, आपको ये अगर नहीं लिख के आए ठीक से, खैर नहीं. मोस्ट WBCs आर इरेगुलर इन शेप. दे आर एम्यूबॉइड यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप, इरेगुलर शेप. दे कैन प्रोड्यूस सीडोफोडिया which helps in squeezing through walls of capillaries into the tissue. So उससे स्क्वीज करने में मदद मिलती है और ये ब्लड क्लॉटिंग में काफी अहम भूमिका निभाता है. दिस इज व्हाट द WBC essentially looks like. ये आप देखेंगे RBC से. दिस इज व्हाट द WBC looks like. अब चलते हैं थोड़े और डिटेल की तरफ. नाउ व्हाई आर RBCs रेड इन कलर? अभी मैं काफी सारे प्रश्न करता हूं ताकि जितना अभी तक पढ़ा है उसकी रिवीजन भी हो जाए. इसके साथ साथ क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है यूजिंग कीवर्ड्स, उसको भी आपको पता करने में समझ में आ जाए ताकि कोई गलती ना करो बंधु. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन हुज रोल इज टू ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस. ओके, RBCs के लाल होने का कारण क्या है? ये कारण का आंसर ये लिख के आएंगे तभी मार्क्स मिलेंगे. ओके, कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा. रोल क्या है? डू द RBCs हैव न्यूक्लियाई? अभी हमने पढ़ा कि RBC में न्यूक्लियाई नो नहीं होता है, लेकिन when they are being produced they have a nucleus. As they mature the nuclei are lost and so they become enucleated. जब वो प्रोड्यूस होते हैं कुछ देर के लिए they have nucleus, बट वो मैच्योर होते ही वो they don't have any nucleus. Now this is, and जहां भी मैंने लिखा है SWS क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, इस पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिए. ये हमारी तरफ से, ये SWS की तरफ से ये ज्यादा बोनस क्वेश्चंस हैं. Why do RBCs get destroyed? ये RBCs को डिस्ट्रॉय करने का कारण क्या है? I mean, ऐसा क्यों होता है कि वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं? RBCs get destroyed because they lack a nucleus, जैसे मैंने अभी बताया,
and so they are not as powerful as other cells when it comes to self repair and longevity. तो वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं. Which organ, अगर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं तो which organ is known as the graveyard of the RBC? The correct answer is spleen. After 120 days, which is the lifespan of the RBCs, they are destroyed in the spleen where they are ingested by free macrophages. ये macrophages are the ones which ingest the RBCs. About 2 to 2.5 million RBCs are destroyed in 1 second. So roughly 1% of the total RBCs, erythrocytes, in the human body are destroyed every day. ये फिगर्स थोड़ा मोटा मोटा याद रखो ताकि अगर गूगली क्वेश्चन पूछ डालें कि कितना होता है, आपको आइडिया रहे, उस समय पर आप बिल्कुल स्टम्प्ड ना हो. अभी दूसरा प्रश्न होता है कि मैं ब्लड डोनेट करता हूं, क्या ब्लड डोनेट करने से मेरे आरबीसी काउंट पर किसी तरह का नेगेटिव असर पड़ सकता है क्या? ओके, कैन डिप्राइव यू ऑफ आरबीसीज एंड आयरन. ओके, तो व्हेन यू डोनेट ब्लड, इसका आंसर ये होगा कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, एक यूनिट ऑफ ब्लड को डोनेट करते हैं, तो हमारी बॉडी से डेफिनेटली आयरन की कमी होती है, आयरन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, तो लेकिन उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, इसलिए ब्लड डोनेशन को एनकरेज किया जाता है. लेकिन आई मीन बेसिक फैक्ट्स क्या है? फ्लूइड इज रिप्लेस्ड विद इन आवर्स, जल्दी से फ्लूइड तो रिप्लेस हो जाएगा कुछ घंटों में. आरबीसीज आर आल्सो रिप्लेस्ड विद इन 4 वीक्स, लेकिन आयरन टेक्स अबाउट 8 वीक्स टू रिस्टोर. ओके, to restore the iron which is lost due to blood donation, which is why इसीलिए कहते हैं कि जब आप ब्लड डोनेट करने के लिए जाएं, आपसे पूछते हैं कि क्या तुमने पहले ब्लड डोनेट किया है, अगर किया है तो कब किया था, कितना किया था, बिकॉज हॉस्पिटल्स या कोई भी ब्लड बैंक्स ऑल्सो ये नहीं चाहेंगे कि सेम पर्सन कीप्स ऑन डोनेटिंग ब्लड, बिकॉज दैट कैन अफेक्ट हिज हेल्थ. ओके, लेकिन ब्लड डोनेशन में बाय एंड लार्ज कोई खराबी नहीं है. इट इज समथिंग which should be done, which is praiseworthy. That's why frequent blood donors can have low levels of iron, and iron is needed to make new RBCs. और RBC की कमी से क्या होता है, मैंने अभी भी बताया, एनीमिया हो जाता है. Why is RBC count lower during sleep? आप जब सो रहे होते हैं तब RBC का काउंट या उसका प्रोडक्शन कम क्यों होता है? उसको कम इसलिए होता है क्योंकि RBC count is lower by almost 5% during sleep because the demand for oxygen, उस समय आपके ऑक्सीजन, बिकॉज आप कुछ फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की डिमांड जो है, जो उसकी मांग जो है, हमारी मांगे पूरी करो, वो मांग कम होती है आपके सोने के टाइम पर. ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग बट इट्स नॉट एज फंक्शनिंग. जब अभी मैं बोल रहा, अभी मैं खड़ा हूं, जगा हुआ हूं, बात कर रहा हूं, तो मेरे शरीर को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है. इफ आई एम स्लीपिंग, ऑब्वियसली आई एम नॉट spending any energy in talking or walking around like this. So hence the rate of formation of RBCs is also low during sleep. By the same logic, RBC count is higher during physical activity. आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल पर हैं, क्रॉस ट्रेनर पर हैं, तब आपको ज्यादा RBC काउंट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपका फिजिकल एक्सर्शन चल रहा है. इमोशनल आउटबर्स्ट, यू आर वेरी एंग्री, और इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नाउ एक दो नोट्स आप पढ़ लो. People living at a height of 4,000 meter and above increase their RBCs by nearly 30%. Okay, abnormally increased number of RBCs is called polycythemia, and abnormally decreased number of RBCs is called erythropenia. ये दो terms भी आपको from the point of view of MCQs and short answer questions याद रखने पड़ेंगे. Now let's move to white blood cells. Now white blood cells पूरा का पूरा समय, ज्यादातर समय टिश्यू फ्लूइड में और लिम्फ में बिताते हैं. सिर्फ 10% टाइम वो खून में बिताते हैं. मेनली दे आर प्रेजेंट इन द टिश्यू फ्लूइड, जैसे मैंने शुरू के आई थिंक तीसरे स्लाइड में बताया था, और कम समय खून में बिताते हैं. विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs? ब्रॉडली दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स. मुझे मालूम है कि अभी टर्म्स की गिनती थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा स्लो डाउन करो, 5 मिनट का गैप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वीडियो को पॉज करो और वापस आके फ्रेश माइंड से शुरू करो. मैं ये जानता हूं कि अभी थोड़े टर्म्स ज्यादा हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका रिटेंशन, आपका कंसंट्रेशन उतना ना हो. ओके, मैं इस बात से काफी अच्छी तरह से वाकिफ हूं. सो टेक ए 5 मिनट ब्रेक, कम बैक टू इट विद अ फ्रेश माइंड, बट एक स्ट्रेच में इस वीडियो को खत्म कर दो ताकि समझ में आ जाएगा
तब रिवाइज करने में ज्यादा आसानी होगी. यू कैन कम बैक एंड लिसन टू द सेम वीडियो आफ्टर 2-3 days. Then you will be able to recall many of the things. You can go, as I said, at 1.5x speed. ग्रैनुलोसाइट्स कैटेगरी में क्या क्या रहते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स कैटेगरी में पहला रहेगा न्यूट्रोफिल्स. ये 62% है. 62% आर न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. एक्चुअली सभी के सभी एक्सेप्ट फॉर वन विच आर प्रोड्यूस्ड इन अदर पार्ट्स आल्सो, सारे बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं. दे हैव ए न्यूक्लियस विथ 3 to 4 lobes. WBCs में न्यूक्लियस रहता है. इस बात का हमेशा ध्यान रखना, RBCs में नहीं रहता है. ओके, याद रहेगा ना? दे हैव ए न्यूक्लियस जिसमें 3 या 4 लोब्स होते हैं. मैंने डायग्राम नहीं डाले, आप डायग्राम आपकी किताब में भी होंगे, देख सकते हैं, बट दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट. 3 to 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोब्स. लोब्स मतलब गोल गोल विच आर लाइक इंटरकनेक्टेड विद इन द WBC. They have granular cytoplasm. Their function is to engulf the bacteria. Function ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करते क्या है न्यूट्रोफिल्स. कोई भी बैक्टीरिया आया, बाहर का बंदा आया, उसको घेर लिया. engulf मतलब चारों तरफ से घेर लिया, which is called phagocytosis. ये phagocytosis is an important function of the neutrophils of WBCs in general. कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आया, बाहर का जर्म आया, बाहर का बैक्टीरिया आया, तो उसको शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए WBCs आपका सिक्योरिटी गार्ड है. WBC आपका चौकीदार है. WBC इज लाइक योर CCTV जो आपकी रक्षा करेगा. सो इस बात का ध्यान हमेशा रखना. ओके, दूसरा आता है इजिनोफिल्स जो कि सिर्फ 2% है. इट्स काउंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एन एलर्जी. जब एलर्जी हो तब उसका काउंट बढ़ता है. इट इज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. It has a nucleus with 2 lobes. It secretes antitoxins, engulfs the bacteria. Okay, तो ये काम करता है eosinophils. तीसरा आता है basophils, which is less than 1%, less than 0.5%. Again bone marrow, large nucleus but indistinctly lobed. यानी कि उस lobes का, उस nucleus का कोई एक तरह से shape नहीं है. It's a very indistinct kind of thing, अलग-अलग kind of shape में रहता है. It releases histamine. ये important काम करता है basophils, which is a chemical for inflammation which dilates the blood vessels. So this is histamine is an important chemical which is released by the basophils. So histamine और basophils और WBCs का connection जरूर समझना, because इस तरह के प्रश्न especially order में या match the following वगैरह में आते हैं. तो I am again and again telling you कि किस कैटेगरी में आपसे किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है. नेक्स्ट कैटेगरी जो अभी तक ग्रैनुलोसाइट्स देख लिया, अभी लेट्स कम टू द ए ग्रैनुलोसाइट्स. उसमें क्या है? पहला तो है लिम्फोसाइट्स जो कि 30% है. ओके, विच इज अगेन बोन मैरो. लेकिन बोन मैरो के साथ साथ लिम्फ ग्लैंड्स लाइक स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स में भी इसका प्रोडक्शन होता है. दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द WBC. सो साइज के हिसाब से सबसे छोटा है. कौन सा? लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक न्यूट्रोफिल्स. It has a single large nucleus. So एक बड़ा सा न्यूक्लियस मोस्ट एरिया ऑफ लिम्फोसाइट्स को कवर करता है. ओके, लास्ट आते हैं मोनोसाइट्स पर जो कि 5% है. ये भी बोन मैरो में होता है. न्यूक्लियस इज लार्ज इन किडनी शेप. सो किडनी की शेप में इसका न्यूक्लियस है एंड इट इंजेस्ट द जर्म. सो कॉमन फंक्शनैलिटी इज दैट दे आर ऑल इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. द WBCs, ये WBCs के जो 5 अलग किस्म के WBCs हैं. सो अभी फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स को समझते हैं. तो अभी तक जो हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह, उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी कि वो करते क्या है. जैसे मैंने कहा, द फैगोसाइटोसिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. सो इट इज द प्रोसेस इन विच मोस्ट WBCs, particularly neutrophils, engulf the bacteria. So this is a defensive mechanism. आपकी रक्षा करने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए against disease germs. So if there is an abnormal increase, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए और I'll tell you, there is an abnormal increase of WBC more than 50,000 per cubic millimeter that indicates some infection in the body. इसीलिए जैसे मैंने कहा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट जो कि आपके लेबोरेटरी से मिलती है, अगर उसमें WBC काउंट एबनॉर्मली हाई हो, इसका मतलब आपके शरीर में कुछ इंफेक्शन हुआ है जिसको फाइट करने के लिए WBCs ने अपनी संख्या ज्यादा बढ़ा दी है, डिप्लॉयमेंट ज्यादा कर दी है. अगर किसी स्टेट में
थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ी खराब हो तो सरकार क्या करेगी, वहां पर ज्यादा पुलिस कर्मियों को या सीआरपीएफ को या रैपिड एक्शन फोर्स को, राइट, और फोर्सेस को भेजेगी ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। करेक्ट है ना? सो दैट इट इज एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। WBCs, especially the neutrophils, do precisely that part। तो अगर आपके मेडिकल रिपोर्ट में, लेबोरेटरी रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि बेटा तुम्हारा WBC काउंट तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि इसके शरीर में कुछ ना कुछ इंफेक्शन है, या इंफेक्शन को कंफर्म करने के लिए वो WBC का काउंट भी देखते हैं कि हाँ, ओके, यस, देयर इज एन इंफेक्शन। ओके, then inflammation, in case of invasion by germs there is inflammation, right? So that is another function. Swelling, pain, leukocytes, especially monocytes and neutrophils, migrate through walls of blood vessels, which are the capillaries, are also the blood vessels, by diapedesis and fight the germs. They destroy the damaged cells by phagocytosis. So this part को ध्यान रखिए। That is why pus formation, जैसे हमेशा मानते हैं ना कि अरे पस फॉर्मेशन हो गया, कोई चोट लगी उसमें पस फॉर्मेशन आ गया और आपको लगता है अरे पस फॉर्मेशन कुछ ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक नहीं है, ये इंडिकेशन है कि आपका शरीर और मेनली आपके चौकीदार WBCs आपके लिए लड़ रहे हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया, अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर, अगेंस्ट द जर्म्स। तो अगर पस फॉर्मेशन हुआ है, सो दैट इज एन इंडिकेशन दैट योर बॉडी इज फाइटिंग बैक। सो पस इज एक्चुअली a good indication, it's not a bad indication. So that is why pus formation is considered good, because that is dead WBCs. ladke, they are the dead WBCs with the tissue cells destroyed by bacteria. Pus formation is a natural part of the healing process. Okay, कि ये पूरा healing process का natural part है, तो उसमें वो लड़के शहीद भी हो जाते हैं लेकिन आपकी सुरक्षा करते हैं। Then the formation of the antibodies. The formation of the antibodies. Now lymphocytes produce antibodies to kill or neutralize the germs during vaccination. Now vaccination में होता क्या है, अभी कोविड का वैक्सीन लगा, उसमें लेबोरेटरीज जो डेवलप करते हैं वो करते हैं, जैसे भारत बायोटेक ने किया, there are various other agencies which Covishield, Covaxin वगैरह। तो उसमें होता क्या है, what they do is that weakened germs को इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके शरीर में to stimulate the formation of the antibodies। तो अगर एक weakened germ को आपके शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उससे आपके शरीर के अंदर स्टिमुलेट किया जाता है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे अगेंस्ट ए वीकेंड जर्म, दैट वीकेंड जर्म कैन नॉट डू एनी डैमेज टू यू, बट उसको जबरदस्ती जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आपके बॉडी को एक तरह का स्टिमुलस मिले कि वो उसके लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज फॉर्म करे। और अगर एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाए तो अगर एक स्ट्रॉन्ग जर्म भी आएगा उसके साथ भी वो लड़ लेगा। दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोसेस, okay, which later would destroy the particular disease causing germs if they enter into the body. Okay, now why does the doctor tell you that your body has produced antibodies? Now when the disease causing germs enter the bloodstream, they produce poisonous substances called toxins. Okay, toxin का मतलब basically it comes from the word toxic. Toxic का मतलब क्या है, poisonous, जहरीला। To fight them, lymphocytes produce chemical substances called antibodies which circulate in the blood plasma. These antibodies act as antitoxins. So antibodies, antitoxins यानी कि जो जहरीले चीजों के खिलाफ, इसीलिए antitoxins, okay, को न्यूट्रलाइज करने के लिए they play the role, the antibodies. So a stage of recovery is seen as a sign that antibodies have been produced by the body. तो अगर आपकी स्थिति ठीक हो रही है, इसका मतलब आपके शरीर में एंटीबॉडीज फॉर्म हुए हैं जो कि इन जहरीले जो फॉरेन बॉडीज के खिलाफ दे आर फाइटिंग। ओके, नाउ द एंटीबॉडीज परसिस्ट इवन आफ्टर द डिजीज हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड, हैज बीन काइंड ऑफ कॉन्कर्ड, टिल द पर्सन बिकम्स इम्यून टू द डिजीज, कि आगे से फिर से वो उसी तरह का फॉरेन बैक्टीरिया आएगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि आपके बॉडी में it has become immune. The antibodies have made your system protected against that particular germ or bacteria. Leukemia क्या है?
Now when there is an increase in the WBC count which is more than normal, that is called leukemia. It is like a cancer, बोलते हैं ना उसको, leukemia हो गया है bone marrow वगैरह में. So it's a cancer where the number of WBCs increases at the cost of RBCs, यानी कि RBC से ज्यादा WBC का काउंट बढ़ जाता है, and it is a fatal disease. इससे मौत भी हो सकती है, and the treatment is by blood transfusion. Okay, so leukemia is a pretty fatal, dangerous disease. If there is a decrease in the number of WBCs, it is called neutropenia. Okay, so these again दो terms हैं. RBCs के जो मैंने दो terms बताए, उसी तरह से WBCs के increase decrease ये आप याद रखिए. Finally, we come in this particular video to blood platelets. These are called the thrombocytes. Okay, now they are round or oval shaped. They are non-nucleated like the RBCs, and there are about 2 lakh to 4 lakh per cubic millimeter of blood. The platelets are derived from giant cells called megakaryocytes in the red bone marrow. Okay. The lifespan is 3 से 5 दिन. They're destroyed in the spleen, pretty much like the RBCs. They help in the clotting of blood. कैसे? ऐसे, क्योंकि at the site of injury, और यहाँ पर मैं आपको coagulation या clotting of blood के बारे में बताऊंगा. At the site of injury, platelets disintegrate to release a chemical substance called thrombokinase. ये काफी important है. Okay, which initiates the process of clotting of blood. So clotting of blood का जो पूरा process है, वो इस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस थ्रोम्बोकाइनेज से शुरुआत होती है उसकी. ओके, सो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विच इज आल्सो कॉल्ड कोगुलेशन. इसकी स्पेलिंग को याद रखिए, CAO नहीं लिखिए, COA है कोगुलेशन. व्हाट हैपेंस व्हेन ए ब्लड वेसल, जब ब्लड वेसल कट हो जाता है, उसके बाद क्लॉटिंग का प्रोसेस कैसे शुरू होता है. सो द इंजर्ड टिश्यू सेल्स, इसका मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा. इंजर्ड टिश्यू सेल्स एंड प्लेटलेट्स दे डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ वुंड. जो जहां पर चोट लगी है, जहां पर आपका ब्लड वेसल कट हुआ है, और ये काफी बारी हमें से सभी लोगों ने देखा होगा, राइट. The injured tissue cells and platelets disintegrate at the site of wound and release a substance called thrombokinase, which is the chemical substance, which is also called thromboplastin. ये इसके दूसरा नाम है. मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हर चीज के दो दो नाम रहते हैं. ओके, आपका स्कूल का नाम कुछ होगा, ओके, सुनील होगा, घर में सोनू बुलाते होंगे, राइट, pretty much like that. So it is also called Stewart factor or factor. इसके दो नहीं, चार नाम है. Okay. Then thrombokinase acts like an enzyme and along with calcium ions. इस चीज को ध्यान रखिए, कैल्शियम आयंस पर गौर फरमाइए सर, प्लीज जरा ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, ये क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. सो thrombokinase acts like an enzyme and goes with calcium ions to convert prothrombin to thrombin. Okay, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मैं इसको ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा इन टर्म्स पर ध्यान देने की जरूरत है. ओके, सो एज आई सेड, गौर फरमाइए. थ्रोम्बिन रिएक्ट्स विद फाइब्रिनोजेन. फाइब्रिनोजेन का जिक्र मैंने पहले किया था, बिकॉज इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. To convert to fibrin, which is a solid substance that forms threads, they form a mesh at the wound. तो जब आपकी चोट लगती है, जब मैंने कहा ना 3-4 दिन बाद आप देखेंगे it becomes a little solidified. अगर उसको फिर से खरोच देंगे तो वो फिर से खून निकलना शुरू हो जाएगा. So इसीलिए बोलते हैं कि let that completely heal, और उसके बाद उस पर fresh skin form होता है, वो खुद निकल जाता है, and then fresh skin gets formed over the cut blood vessel. So thrombin reacts with fibrinogen to convert to fibrin, which is a solid substance. वही this जो ऊपर दिखता है वही है fibrin. Okay, so blood cells are trapped in the network of the fibrin, which then squeezes out the rest of the plasma in the form of a liquid called serum. The solid mass left behind is called clot, thrombus. So जो clot है, that is the thrombus which is finally left behind. Okay, which essentially ensures कि आपका blood loss नहीं होता है. Okay, so मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं. अब ये जो डायग्राम है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. कि जब वो ब्रोकन ब्लड वेसल वॉल हुआ, तो इसमें से ऑल दीज थिंग्स कम आउट एंड देन दे फॉर्म दिस काइंड ऑफ ए मेश, और जिसको कि फाइब्रिन कहते हैं. दिस इज द एक्टिवेटेड प्लेटलेट, और ये क्लॉट फॉर्म हो जाता है, एंड दिस इज द फाइब्रिन विच एसेंशियली एंश्योर्स कि आपका खून, ये सारा जो आरबीसीज वगैरह अंदर है, अंदर ही रहे, एंड दे डू नॉट काइंड ऑफ लीव द स्किन. सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? So when blood clots block your blood vessels, thrombosis occurs. This prevents the blood from flowing normally through the circulatory
system. Okay, so this is thrombosis का proper definition with keyword जिसको लिखना है. And finally ये critical reasoning question हो जाएगा कि ऐसा होता है तो हम ब्लड डोनेट करते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो ब्लड भी क्लॉट हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है बिकॉज ऑब्वियसली दैट ब्लड इज देन डोनेटेड टू अनदर पर्सन, राइट, टू द रिसिपिएंट. सो द ब्लड बैंक्स क्या करते हैं, दे यूज एन एंटीकोगुलेंट जिससे कि क्लॉटिंग ना हो. ओके, इट इज कॉल्ड एसिड साइट्रेट डिक्स्ट्रॉस टू स्टोर ब्लड. It prevents coagulation by inhibiting the action of the calcium ions. So calcium ions, जो मैंने कहा कि गौर फरमाइए, कैल्शियम आयंस की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है जिससे कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ना हो. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ द ब्लड बैंक्स, ताकि वो जितना भी ब्लड स्टोर किया जा रहा है वो क्लॉट ना हो. ओके, आई होप यहां तक का समझ में आ गया. ब्लड बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर एक और वीडियो करने की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद हम चलेंगे दिल की तरफ. ओके, यहां तक समझ में आ गया तो गिव अ थम्स अप, प्रेस द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल. देयर इज गोइंग टू बी लॉट मोर मटेरियल कमिंग इन फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स. और चूंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा रहा हूं, आई एम होपिंग दैट स्टूडेंट्स हु understand Hindi better are comfortable. People who understand English are also able to understand what I'm teaching. I hope so. Okay. Thank you very much for watching.